कुछ जरूरी पॉइंट्स, कुछ गोल्डन रूल्स इसके बारे में लिख लें जो कि आपको काम आएंगे। आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपको वो याद आते जाएंगे। लिखें। लिख रहे हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, कोड ऑफ एथिक्स के सवाल में कंपनीज एक्ट को नहीं सोचना, साइड पे कूड़े में डाल देना। कंपनीज एक्ट को कूड़े में डाल देना कब? जब सवाल आएगा कोड ऑफ एथिक्स का, एंड वाइस वर्सा भी आपने ऐसे ही करना है। यह है रूल नंबर 1। आगे लिखें रूल नंबर 2। बोलो, लिखें। कोड ऑफ एथिक्स पूरी टीम पे अप्लाई होता है, जबकि कंपनीज एक्ट सिर्फ पार्टनर पे अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट सिर्फ पार्टनर पे अप्लाई होता है और कोड ऑफ एथिक्स पूरी टीम पे अप्लाई होता है। हो गया? रूल नंबर 3, एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं। एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं। अगर एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं तो उसको कैटेगराइज कर लें प्राइमरी थ्रेड और सेकेंडरी थ्रेड। अगर एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं तो उसको कैटेगराइज कर लें प्राइमरी थ्रेड और सेकेंडरी थ्रेड में। आगे ब्रैकेट में लिखिएगा, मगर लिखते हुए ये मेंशन नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग के लिए। लिखते हुए ये मेंशन नहीं करना, ये सिर्फ अपने दिमाग के लिए आपने वर्किंग करनी है। चार बातें हो गई, लिख ली सबने 4 बातें। 5वीं बात लिखें। 90% प्लस वालों में सेल्फ इंटरेस्ट पाया जाता है। 90% प्लस सिनेरियोज में बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट न आता। 90% प्लस सिनेरियोज में सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ जाता है। 6th, एडवोकेसी थ्रेट को इतना ज्यादा नहीं सोचना। एडवोकेसी थ्रेट इतना ज्यादा नहीं सोचना। इसी के आगे लिखिएगा, अगर ये सवाल में हुआ तो सवाल खुद पुकार के कहेगा कि इसमें एडवोकेसी थ्रेट है। एडवोकेसी थ्रेट को इतना नहीं सोचना। अगर ये सवाल में हुआ तो सवाल खुद पुकार के बोलेगा कि इसमें एडवोकेसी थ्रेट है। उसकी वर्डिंग्स ऐसी होंगी, अभी देखते हैं। उसके अल्फाज ऐसे बने होंगे, जाहिर कर रहा होगा कि मेरे में एडवोकेसी थ्रेट है। कितने पॉइंट्स हो गए? आगे लिखें। फैमिलियरिटी थ्रेट सिर्फ क्लोज रिलेशन से नहीं आता, बल्कि इसको चेंज कर लें, लिखें फैमिलियरिटी थ्रेट क्लोज रिलेशन और ज्यादा अरसा काम करने से डेवलप होता है। फैमिलियरिटी थ्रेट कितने पॉइंट्स हो गए? 7। आगे लिखें 8वां पॉइंट, फैमिलियरिटी थ्रेट
लॉन्ग एसोसिएशन से भी आता है और क्लोज रिलेशन से भी आता है। आगे लिखें, अगर क्लाइंट आपसे, यार लिखते जाएं पॉइंट्स, ये पता है ये पॉइंट ज़हन में रहेंगे तो आप कोई भी सवाल पकड़ लें, आप 90% तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी सवाल में, यार चेयर्स का वो करना अब्दुल्ला, अगर किसी सवाल में, देख रहे हैं जी सर, अगर किसी सवाल में क्लाइंट नहीं सुन यार, क्लाइंट आपको कोई सर्विस दे रहा है, किसी सवाल में क्लाइंट आपको कोई सर्विस दे रहा है जो कि उसका नॉर्मल बिजनेस है, जो कि उसका नॉर्मल बिजनेस है, तो देखा यह जाएगा कि आया वो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं। तो देखा यह जाएगा आया वो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं। कितने पॉइंट्स हो गए? आगे लिखें, अगर एक बंदा क्लाइंट को छोड़ के फर्म पहुंचता है, अगर एक बंदा क्लाइंट को छोड़ के फर्म पहुंचता है और वापस उसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए आता है, तो अपने साथ फेमिलियरिटी का वायरस लेकर आएगा। एक बंदा क्लाइंट को छोड़ के फर्म ज्वाइन करता है और उसी फर्म के साथ उसी क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए वापस आता है, तो अपने साथ फेमिलियरिटी कोरोना वायरस लेकर आएगा। क्या सेल्फ रिव्यू आता है? मैंने मूवमेंट कहां से कहां पे कराई है? क्लाइंट से फर्म गया और फर्म से क्लाइंट आ रहा है। अभी आपने लिखा क्या है? क्या लेकर आएगा? तो पूरी बात तो होने दें, यहां तक हो गया, अब आगे लिखना। अगर उसको नौकरी छोड़े, पूरी लाइन थी ये, अगर उसको नौकरी छोड़े 1 साल हुआ है तब सेल्फ रिव्यू आएगा, ये पूरी लाइन थी। अगर उसको नौकरी छोड़े 1 साल हुआ है तो सेल्फ रिव्यू, चल इस तरह लिख लें, तो सेल्फ रिव्यू काफी ज्यादा आएगा। हमने एवेल्युएशन भी तो करनी है ना साथ साथ। अगर उसको नौकरी छोड़े 1 साल हुआ है या अभी ईयर है तो सेल्फ रिव्यू काफी ज्यादा होगा, मगर वक्त के साथ साथ ये थ्रेट उतना ही कम होता जाएगा। रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा, पास्ट पेपर में शायान वाला एक सवाल है। रेफरेंस के लिए पास्ट पेपर में शायान, ये हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि वो फाइनेंस में है। अगर तो वो किसी और डिपार्टमेंट है तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि वो फाइनेंस को छोड़ के आया। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मगर मैंने अज्यूम किया हुआ कि वो कहां से आया। इस सवाल को ये शायान वाला ऑटम 19 का सवाल है ये। कितने पॉइंट्स हो गए? 9 हो गए। अब आगे लिख लें। अगर एक बंदा, अगर एक फर्म में था और अब वो क्लाइंट पे चला गया, अगर एक बंदा पहले फर्म में था और अब वो क्लाइंट पे चला गया, तो वो अपने साथ सारे नहीं, एक इंटिमिडेशन दूसरा फेमिलियरिटी लेकर आएगा। इंटिमिडेशन और फेमिलियरिटी, मगर इंटिमिडेशन सिर्फ उस वक्त आएगा जब वो क्लाइंट के ऊपर बड़ी पोजीशन पे गया।
और व्हाट डू आई मीन बाय बड़ी पोजीशन? डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ वाले लेवल पे गया। बात समझ आई? फैमिलियरिटी। ये पॉइंट समझ आया? सबको आगे समझ आ गया पॉइंट? मैंने इसलिए लिखवाया है कि अगर वो बड़ी पोजीशन पे गया है तो वो बंदा अपनी ही पुरानी फर्म को प्रेशराइज कर सकता है, तो फर्म के लिए इंटिमिडेशन बन जाएगी। हाँ जी, हो गया? हो गया? कितने पॉइंट्स हो गए हैं? एक और लिख लें। सोच के आए थे कि ये वाले काम भी होंगे आज? नहीं ना। अब सोचें कल कल क्या क्या होगा। चलें लिखें पॉइंट नंबर 11 लिखें। फैसला कर लो कौन सा पॉइंट है। ये चल लिखें आगे। अगर सवाल में इवैल्यूएशन का कहता है, अगर सवाल में इवैल्यूएशन का कहता है तो कहता है तो अगर सवाल में इवैल्यूएशन का कहता है तो दो चीजें देखी जाएंगी। एक क्लाइंट में उसकी पोजीशन, और दूसरा अगर कोई वैल्यू गिवन है तो। क्लाइंट में उसकी पोजीशन, मौजूदा पोजीशन, और दूसरा वैल्यू अगर कोई गिवन है तो। मैं बताता हूँ, सवाल करते हैं बकायदा। मैंने क्या लिखवाया? अगर सवाल इवैल्यूएशन का है तो हम देखेंगे कि क्लाइंट में उस बंदे की पोजीशन क्या है, उसका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और दूसरा वैल्यू अगर सवाल ने बताइए तो। अभी करते हैं सवाल। चलिए मैं ज़बानी पूछ लेता हूँ। आपको एक सवाल मिलेगा पास पेपर में जहाँ पे वो डिस्काउंट वाउचर्स बेच रहा है। अब उस केस में अगर हम उसको इवेल्युएट करें तो डिस्काउंट वाउचर्स होंगे शायद 5%, 10%, वो इतना मटेरियल नहीं है। तो अगर सवाल में वैल्यू दी हुई है तो फिर आपने वैल्यू के साथ कंपेयर करना है इवेल्युएट करने के लिए। और अगर आपको सवाल में रिश्ता दिया हुआ है, लेट्स सवाल में मिलेगा। आगे लिखें, या रिश्ता मिलेगा या बाद में फरिश्ता मिलेगा। चलो लिखें। सारा कॉन्सेप्ट की ना कंपाउंड तुमने कर दिया। खैर हम कहाँ पे थे? हम रिश्ते में थे। हम बाकी में कहाँ पे थे? हाँ रिश्ता दिया जाएगा। नहीं सुन ले, अब सुन ले। सवाल ये है कि आप एक जगह पे ऑर्डर करने के लिए पहुंचे, सामने सीएफओ के पोजीशन पे आपके फादर इन लॉ बैठे हुए, तो यहाँ पे हाँ अब रिश्ता मिल रहा है। तो अब यहाँ पे थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई हो जाएगी। और अगर आप ऑर्डर करने के लिए पहुंचे, सामने आपका दूर का कजन बैठा हुआ, तो सिग्निफिकेंस उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, फादर इन लॉ बैठे हुए हैं मगर उनका रोल मार्केटिंग में है, सिग्निफिकेंस कम। दूर का कजन है मगर वो सीएफओ है, तो फिर वो बेशक है दूर का मगर अब सिग्निफिकेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी, लो टू मॉडरेट की तरफ जा रही होगी। तो ये देखना पड़ेगा अगर वो सिग्निफिकेंस मांग लेता है तो। आगे लिखें। पता है इसके ये सारे पॉइंट्स अगर आपके जहन में होंगे ना, सवाल में आपको मसला नहीं आएगा। आगे लिखें। हाँ तभी तो कभी कभी आईकैप चैप्टर 13 को चैप्टर 2 के साथ, अब आप लोग पता नहीं किताब ना मिक्स कर रहे हो, कभी कभी आईकैप कोड ऑफ एथिक्स को एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के पूछता है। कभी कभी आईकैप कोड ऑफ एथिक्स को एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के पूछता है।
है, चैप्टर 2 वाली। कभी कभी आई कैप कोड ऑफ एथिक्स को चैप्टर 2 की एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के पूछता है। उस केस में आंसर आपने एथिकल कंसिडरेशन से करना है, कोड ऑफ एथिक्स से बाहर आ जाना। नहीं समझ आई? नहीं ना आई? सवाल दिखाता हूं अभी। कभी कभी आई कैप एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के क्या पूछता है, कोड ऑफ एथिक्स। तो उस केस में जो मेन आंसर आप लोग बना रहे होंगे वो आपने एथिकल कंसिडरेशंस से निकालना है, कोड ऑफ एथिक्स से नहीं निकालना। आपके पास किताब तो होगी, आपको एक सवाल का रेफरेंस है तो मैं लेके नहीं आया हूं यहाँ पे। नहीं, चिलास नहीं, DTL स्प्रिंग 2000। हाँ जी, स्प्रिंग 22 में आए, जरा स्प्रिंग 22 में आए, सवाल को रीड कीजिएगा। स्प्रिंग 22 सवाल को दिल में रीड कीजिएगा। Your firm has been approached by a recently formed IT company, Data Technology Limited, for appointment as its statutory auditors. DTL is mainly owned by 3 foreign companies who are all registered in tax haven countries abroad. आपकी फर्म के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये बात समझ आई? एक दफा इसका सॉल्यूशन देखें, सिर्फ देखना है, सिर्फ पढ़ना है। फिर आपको एक जादू दिखाता हूं, सिर्फ इसका सॉल्यूशन आंखों से गुजार लें, जस्ट वंस। गुजार लिया? अच्छा, पढ़ रहे हैं, चलें पढ़ें। टेक 5 मिनट्स, जस्ट रीड द सॉल्यूशन, जस्ट रीड। टेक योर टाइम, टेक 5 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन, और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है उसको। हाँ जी, पढ़ लिया? हो गया? अब एक काम करें, यहां पे रखें कोई पेन या उंगली और चैप्टर नंबर 2 के पहले पेज पे आए। आगे क्या लिखा हुआ? क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। इसको रीड करें, तसल्ली से रीड करें।
और साथ साथ कंपेयर भी कीजिएगा जरा। बिल्कुल सही। हाँ जी, वर्ड टू वर्ड छपा हुआ। तो इसलिए आपको लिखवाया कि अगर एक सवाल में वो एक्सेप्टेंस की बात करें ना, कि हम वहाँ पे एक्सेप्ट होने जा रहे हैं, देख के बताएं कि हम लोग कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, तो आपने इसका आंसर 13 से नहीं निकालना। कहाँ से निकालना है? 2 के पहले सफ़े के बस इतने से ब्लॉक से। और ICAP ने ये चीज़ 2 दफ़ा टेस्ट कर चुका है। ये फर्स्ट टाइम आया था और उसके बाद एक और सवाल भी आपको आगे मिलेगा, वो भी यहीं से आंसर हो रहा है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि आप 2 दफ़ा एक और टेस्टिंग कर ले ऐसी। डन? ओके, यहाँ तक कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे? 12। एक और लिखें। और अभी हमने सवाल करने हैं, मैं सवाल लेकर आया हूँ। ये तो जस्ट वो क्या कहते हैं, स्टार्टर है। हाँ, ट्रेलर है। लिखें 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 लिखें, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। आप लोगों ने बहुत टाइम ज़ाया कर लिया अपना। जिंदगी के 6 महीने आपने ज़ाया कर लिए। नहीं, 1.5 साल भी ज़ाया किए मैं कईयों ने तो। फिर भी आपको वो सवाल में रिश्ता मिल रहा है। आगे लिखें। अगर अगर गिफ्ट वाला पॉइंट हो गया था ना, लिखवाया ना गिफ्ट वाला पॉइंट मैंने। लिखें, अगर मगर के मियां मगरमच्छ। लेकिन अगर आपको क्लाइंट नौकरी की ऑफर करे, अगर आपको क्लाइंट नौकरी का है, मैंने नौकरी की ऑफर करे, जॉब की, मैंने उर्दू नहीं बोलनी अब, जॉब ऑफर करे, तो वहां पे आपने देखना है कि क्या उसने जनरल ऑफर की है या स्पेसिफिक ऑफर की है। अगर जॉब ऑफर हो तो वो जनरल ऑफर है या वो स्पेसिफिक ऑफर है। इफ इट इज जनरल तो थ्रेट की सिग्निफिकेंस कम होगी, एंड इफ इट इज प्योरली स्पेसिफिक तो सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी। क्या? अगर वो देखना, वो सिर्फ आप ही को ही ऑफर कर रहा है कि तुम आ जाओ, एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसने अखबार में इश्तेहार दिया हुआ है, इश्तेहार देख के आपने अप्लाई कर दिया कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो ये दोनों केस फर्क है। हाँ, थ्रेट्स होंगे मगर सिग्निफिकेंस कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये होगा ना कि वो हमारी करता है या नहीं करता, मगर दूसरे केस में तो वही खुद कह रहा है कि आ जाओ मेरे पास, तो फर्क आ जाता, सिग्निफिकेंस फर्क हो जाएगी। हम सिलेक्ट होंगे या नहीं वो मेरिट पे करेगा। एक तरफ वो हमें चलते ऑडिट से कह रहा है कि आ जाओ मेरे पास बैठो आके, तो ये फर्क है। आखिरी बात देखिए, उसके बाद सवाल करते हैं। लिखें लास्ट पॉइंट लिखें इसका, उसके बाद सवालों में देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। लिखें हैं, वो सवाल उतारता हूं। लिखें रिसेंटली ICAP थ्रेड्स के साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी टेस्ट कर रहा है। रिसेंटली ICAP थ्रेड्स के साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी टेस्ट कर रहा है कि ये थ्रेड किस प्रिंसिपल को इफेक्ट कर रहा है, ये थ्रेड
किस प्रिंसिपल को इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपने ये अलग से बताना है फ्रॉम दोस 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वो कौन से थे? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और प्रोफेशनल। चलें अब सवाल शुरू करते हैं। स्प्रिंग 23 हो गया। स्प्रिंग 23 क्वेश्चन नंबर 2 होपर लिमिटेड, उस पर आता हूं। होपर लिमिटेड सवाल पढ़े। Your firm is the external auditor of Hopper Limited for the year ended 28 Feb 2023। कंपनी की स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, यानी कि वो एक्सटेंशन आपको नहीं देगी, उसने टाइम फिक्स किया हुआ है। इस लिमिटेशन की वजह से एक टीम मेंबर इमोशनल हो गया। उसने कहा कि मैं सारे फिक्स एसेट्स का स्केड्यूल भी खुद बनाऊंगा और उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करके अकाउंट्स को फाइनलाइज करके उनको ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दूंगा। जितने काम है मालिक मेरे से करा लो, मगर चूंकि तुमने स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दी हुई हैं तो हम उसमें तुम्हारा काम भी पूरा कर देते हैं। मुझे बताइए थ्रेट्स कौन से हैं? मुझे पता था कि आप लोगों ने मछली बाजार शुरू करना है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपने पांचों थ्रेड्स को एक एक करके पहले सोचना है कि वो मौजूद है या नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम एडवोकेसी थ्रेड, उसके बारे में सोचना था नहीं, साइड पे फेंक दें। उसके बाद आएगा सेल्फ इंटरेस्ट। क्या हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है? नहीं। क्या है? आऊंगा। एक का था एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। मैं इस वक्त सिर्फ प्राइमरी के ऊपर बात कर रहा हूं। उसके बाद सेल्फ रिव्यू, बहुत बड़ा। सेल्फ रिव्यू मेरा इस सवाल में प्राइमरी थ्रेट है। उसके बाद कौन सा बचता है? इंटिमिडेशन, वो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दे रहा है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी एग्जिस्ट करता है। और कौन सा रह गया? फैमिलियरिटी, वो मौजूद हमें नजर नहीं आ रहा। तो प्राइमरी थ्रेट्स मेरे कौन से हैं? सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिली इंटिमिडेशन थ्रेट, ये प्राइमरी है। अब आते हैं सेकेंडरी पे। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट खत्म होगा तो हमें क्या मिलेगा? पैसा। ये कंटिंजेंट होती है। तो यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ सकता है, आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, आ सकता है। अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं, सुन लें यार, अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो लिख दें, मगर जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए ये सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन से दो हैं? इंटिमिडेशन और वो तो वहां है, वहां पे सारे एग्री करते हैं, कोई डाउट उस पॉइंट पे नहीं। एक एक्स्ट्रा बात अगर आप साबित कर सकते हैं तो लिखिएगा, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। एक और पॉइंट, थ्रेट लिखना बहादुरी नहीं है, साबित करना बहादुरी है। डन। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। ये कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहा है? एक एक करके चलते हैं ना। पहला क्या था? उसको तो नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिविटी को कर रहा है? कॉम्पिटेंस को कर रहा है? नहीं। बिहेवियर को कर रहा है? यस। वो उसने अपना बिहेवियर चेंज, उसका काम ही नहीं है। और उसके बाद कौन सा रह गया? उसको इफेक्ट नहीं कर। तो इस तरीके से सवाल को अप्रोच करना। बात समझ आई? पहले आप थ्रेड्स बता देंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि ऊपर वाले थ्रेड्स इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहे हैं। डन? ओके हो गया? ये करें। मुझे बस आपने ये बताना है कि जाना कहां पे है। वाह, चिल्लास में जा। चिल्लास इंश्योरेंस लिमिटेड हैज अप्रोच्ड योर फर्म
फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। अगर आपकी फर्म एक्सेप्ट कर लेती है तो ये ऐसी कंपनी का ऑडिट आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे होंगे। 13 से निकालूं या 2 पे पहुंचूं? ये है वो सेकंड क्वेश्चन, एक डीटीएल वाला और एक चिल्लास वाला। देखें, अभी ऑडिट आपको मिला नहीं है, ठीक है, आप एक्सेप्टेंस के फेज पे खड़े हुए हैं, वहां पे डिसाइड करना है कि क्या मेरे पास इतनी कॉम्पिटेंसी है या नहीं। तो यहाँ पे जब भाई हमारा ऑडिट करोगे, तो चूंकि अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ और हम एक्सेप्टेंस की फेज पे खड़े हैं, तो एथिकल कंसिडरेशंस देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का, वही पहला सफा, क्लियर है। और अगर स्टार्ट हो चुका होता फिर चैप्टर नंबर 13 पे वापस जाते हैं, मगर चूंकि स्टार्ट नहीं हुआ, हम स्टार्टिंग फेज में खड़े हैं, प्लानिंग फेज में खड़े हैं, तो हमने वो 2 वाली जो अभी बातें देखी थी डीटीएल वाली, वही बातें आपने यहां पे उठा के मेंशन कर देंगे जी। सुकून से, तसल्ली के साथ जरा इस सवाल को पढ़ें। मैंने सिर्फ पढ़ने का कहा है, मैंने डिस्कशन करने का। होल्ड, हौसला, हौसला। अभी करते हैं बात, सिर्फ पढ़ लें, दिमाग में इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें। ट्राई टू डेवलप योर आंसर। हाँ जी, पढ़ा? चलें। आलिया रिसेंटली completed her qualification and training from रूमी इकबाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब उसने आर्टिकल्स ख़त्म कर दिए हैं, तो टेक्निकली अब वो वहीं पे जॉब कर रही है करंटली। ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग आलिया वॉज मेनली एंगेज्ड इन द ऑडिट ऑफ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। She is currently working with an audit client who approached her for reporting manager position. अब देखें, she is, अब बच्चा कंफ्यूज कैसे होगा। She is currently working with an audit client. वो फर्म की तरफ से क्लाइंट पे काम कर रही है, क्लाइंट पे डिप्लॉय हुई है, जिसने अप्रोच किया है कि क्या तुम यहाँ पे नौकरी करना चाहोगी। स्पेसिफिक ऑफर है, ये जनरल नहीं है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर हर सिलेक्शन, वो क्यों चाहते हैं कि वो यहाँ पे ज्वाइन करे, वॉज हर एक्सपीरियंस इन ऑडिट ऑफ FMCG। अच्छा, अगर ये नौकरी पे बुला रहे हैं तो उसको डिपार्टमेंट कौन सा देंगे, मार्केटिंग का, या इसको रखेंगे फाइनेंस में, या रखेंगे इसको इंटरनल ऑडिट में। द ऑडिट क्लाइंट वांट्स टू एम्प्लॉय हर, एक्सपेक्ट करता है कि वो हेल्प करेगी इन प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव analysis of certain financial aspects of the company using the data from the sector that she may have obtained during her पुराना course of audit। उनको लगता है कि जब ये आएगी तो जहां जहां पे इसने पहले काम कर रखा है वहां का डाटा भी साथ लेके आएगी, और हम उनके डाटा को देख के अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। थ्रेट्स बता दो बारी बारी।
आप फिर वो गलत काम करते हैं, आप एकदम से अब्रप्ट बोलते हैं। अब्रप्ट ना बोला करें, मिस होने के चांसेस होते हैं। बारी बारी पहला कौन सा होता है? एडवोकेसी तो यहाँ पे नहीं है। सेल्फ रिव्यू नहीं है, कोई रिव्यू ऐसा। सेल्फ इंटरेस्ट है, नौकरी है। इंटिमिडेशन है, नौकरी है। दोनों क्या है? प्राइमरी। दोनों क्या है? तो कौन सा रह गया? फैमिलियरिटी। लग ऐसा रहा है कि वो काफी टाइम से यहां पे है। अब ये सेकेंडरी वाला पॉइंट है, लग ऐसा रहा है क्योंकि ऑफर की है तो जान के ही ऑफर की होगी ना, उसके साथ पुरानी वाकफियत होगी, उसका काम अच्छा लगता होगा तभी उसको ऑफर की है नौकरी की। तो फैमिलियरिटी बन सकती है अगर आप उसको सेकेंडरी में कंसिडर कर लें, मगर प्राइमरीली सेल्फ इंटरेस्ट है और इंटीमिडेशन है। नौकरी पे रख रहे हैं तो जब नौकरी पे रख रहे होंगे और वो मौजूदा उसी कंपनी के ऑडिट में भी है तो इंटीमिडेट कर सकते हैं कि भैया ऑडिट अच्छे से करोगी, हमें साफ रिपोर्ट दोगी तो ही हम तुम्हारी नौकरी पक्की करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट। अब ये कौन से प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहा है? फिर वो ही किया है, बारी बारी करते हैं। इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी है। प्रोफेशनल बिहेवियर, यस। ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। इसलिए कहता हूं आराम आराम से करेंगे तो आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। आप जितना एब्रप्ट बोलते हैं उतना ही गंदा लिखते हैं। अगर प्लान करके लिखेंगे तो जो चीज आती है उसको अच्छे वे में प्रोड्यूस कर पाएंगे, एग्जामिनर खुश होगा तो वो आपको पास कर देगा, उसको तंग करेंगे तो वो फेल कर देगा। तो प्लीज इसको एब्रप्टली सॉल्व, 2-4 मिनट के लिए दिमाग में इसका आंसर बना लिया करें, स्केच खींच लिया करें, उसके बाद लिखें। आप उतने ही टाइम में लिख रहे होंगे मगर कम से कम गलत लिख नहीं रहे होंगे। जी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ये पॉइंट था कि अगर उसने जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो कर सकती है। वो कह रहा है पुराना डाटा लेकर आएगी। हम डाटा शेयर नहीं कर सकते, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, डाटा शेयर नहीं कर सकते जब तक वो जिसका डाटा है वो हमें ऑथराइज ना कर दे। तो ये पॉइंट भी आएगा। हाँ, तो जहां जहां भी उसने उस सेक्टर में काम कर रखा है, जिस जिस क्लाइंट पे उसने काम कर रखा है, वो सबका डाटा ये एक्सपेक्ट करेंगे लेकर आएगी साथ। जैसे एक ऑडिटर यहां पे काम कर रहा है एसबीआई के अंदर, ठीक है, कोई और कॉलेज सीए का उसको कह दे कि आओ और आके हमारे पास हमें ज्वाइन कर लो, मगर आते हुए अपना सारा एक्सपीरियंस जो तुम्हारे पास है कागजों में क्लाइंट का वो लेकर आना, तो हम उसको यूज तो करने ना देंगे, वो तो हमारा पर्सनल डाटा है। अदरवाइज क्या हो जाएगी? ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, अगर हम अलाउ कर दें तो यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जो माइंड में है, इतने टाइम से पेपर पढ़ रहे हैं, पास क्यों नहीं होता? इतना तेज माइंड नहीं होता, इतना तेज माइंड नहीं होता, टाइम लगता है, चीजें भूल जाती हैं। ओके जी बॉस। हाँ, उसके थ्रेट और उसके रेलेवेंट प्रिंसिपल, मगर आपने जवाब बनाते हुए ये वर्ड यूज नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए है कि क्या आप उसको साबित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर सेकेंडरी आपसे प्रूफ नहीं हो रहा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ बीच में, रीसेंट पेपर, ग्रिड वोल्ट लिमिटेड। बस ये 2 सवाल है, उसके बाद हम फ्री हैं। ग्रिड वोल्ट, बुक एंड पे है। हाँ, जिसमें आप फेल हुए थे। कितने में फेल हुए थे? 3 नंबर आए थे। 3 नंबर आए थे।
अच्छा बाद में बहस कर लेना। ग्रिड वोल्ट सवाल बहुत मजे का। पढ़ लिया, शुरू करें, चले पढ़ लो। हो गया, चले। यू आर अ पार्टनर एट अ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑडिट फर्म. One of your audit clients, GVL, recently had its loan restructured from the bank. आपके क्लाइंट ने बैंक से लोन लिया हुआ था, ये पे नहीं कर पा रहे थे, ये वहां पे गए हैं और बैंक से इन्होंने कहा है कि भाई हमारा लोन रिस्ट्रक्चर कर दो, टाइम पीरियड बढ़ा दो। एज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चर एग्रीमेंट, बैंक ने जो मार्कअप आपके ऊपर एक्रू हो गया था वो क्या कर दिया, माफ कर दिया। अंडर द रेलेवेंट टैक्स लॉज वेवर टैक्सेबल इनकम। कंपनी के सीएफओ ने आपको अप्रोच किया और कहा कि हमें एडवाइस दो ऑन हाउ टू अकाउंट फॉर दिस मार्कअप वेवर टू अवॉइड इट्स टैक्सेबिलिटी। तो इसमें कोड ऑफ एथिक्स कहां पे है? थ्रेड कहां है? क्लाइंट कह रहा है कि हमारे अकाउंट्स ठीक कर दो, सेल्फ आ गया। मैंने आपसे कहा था कि वो चीख के बोलेगा, ये एडवोकेसी है कि वो आपसे कह रहा है कि हमें मशवरा दो कि हम इसको कैसे टैक्स वालों से बचाएं और कैसे इसको इनकम स्टेटमेंट में दिखाएं। तो देयर इज अ चांस। देखिए एडवोकेसी है क्या कि आप अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट कर देते हैं और इतना प्रमोट करते हैं कि आप बाद में उसे मुकर नहीं सकते, यू टर्न लेना मुश्किल है। तो ये एडवोकेसी भी है और सेल्फ रिव्यू भी है। ये पॉइंट समझ आया? अब एक मजे की बात बताऊं आपको, किसी के पास सॉल्यूशन है सवाल का अभी हाथ में? सॉफ्ट में है? चले मैं बोल देता हूं, आप लोग जाके चेक कीजिएगा। आई कैप ने बताओ जवाब में एक वर्ड यूज किया है, मे बी एन एडवोकेसी थ्रेट। मे बी यानी कि हो सकता है, वो भी श्योर नहीं है। इसलिए मैंने लिखवाया है कि एडवोकेसी के पीछे हाथ धो के पढ़ना नहीं है। ये अगर होगा तो सवाल खुद आपको बता रहा होगा और अगर नहीं होगा तो नहीं है। जी हाँ, बेसिकली तभी उन्होंने मे का वर्ड यूज किया है इस सेंस में कि अगर वो टैक्स लॉज वालों के साथ जाए और वहां पे साबित कर दे और इनके बिहाफ पे केस लड़ रहा हो तो एडवोकेसी आ सकती है। तो वो रिमोट चले गए हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो एडवाइस इज एडवोकेसी, मशवरा। देखिए क्लाइंट के ऊपर है, फाइनेंशियल्स में कोई काम कर रहे हैं सेल्फ रिव्यू, और जो वर्बली एडवाइस दे रहे हैं, आप क्लाइंट को एक मशवरा दे रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में तो नहीं है। अगर रिटर्न फॉर्म में होता रिव्यू बन जाता, जो वर्बल फॉर्म में है वो एडवोकेसी बन जाएगा। ऐसे ही है। तो रेलेवेंट टैक्स लॉस के अंदर मशवरा दे रहे हैं ना, क्लाइंट के लिए केस तो लड़ेंगे फिर जाके कि क्यों ये टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। अगर वो मशवरा दे रहे हैं तो साबित भी तो करेंगे ना जाके एफबीआर के सामने। इसलिए उन्होंने भी मे का वर्ड यूज किया होगा। एक दफा जाके सूचन पढ़िएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। मे का वर्ड है वहां पे, बस ये गौर कीजिएगा। जी जी है, लेकिन अगर वो हमें कह रहे हैं कि हम इसे बेहतर करें, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट भी होगा। अगर हम उनकी बात मानेंगे तो क्या सेल्फ इंटरेस्ट इसमें आ सकता है? सेकेंडरी में आ सकता, सेकेंडरी में आ सकता है, प्रोवाइडेड के उन्होंने फिर आपको पैसे भी दिए हो उसको ठीक करने के। आखिरी सवाल पे है, थक गए हैं ना आप लोग? थक गए हैं ना? चलो, नहीं थके ना? यही मोटिवेशन मुझे कल भी चाहिए। नोवा मार्ट लिमिटेड,
आखिरी सवाल, सवाल देखने में डरावना है, डरावना है नहीं। इसी का पार्ट भी है, अटेम्प्ट किया था ना, पेपर दे के आया सी ना। हाँ जी, पढ़ ला। पहले बच्चों ने सवाल पढ़ लिया, शुरू करें। चलो दी। यू आर अ पार्टनर एट एन ऑडिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटिंग ऑफ, बड़ी बात बताइए, ऑफ नोवा मार्ट लिमिटेड, जो कि एक वेल नोन रिटेल चेन। कंपनी हैज बीन विद योर फर्म फॉर ओवर अ डेकेड, डेकेड कहते हैं, रुक जाएं, थ्रेड कौन सा है, हो गया। यू डेवलप्ड अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप विद एनएमएल सीनियर मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली, रुक जाएं, सिग्निफिकेंस बता दें, आगे चलते हैं। हु वॉज वंस योर, रुक जाएं, सिग्निफिकेंस बताएं फिर से, हाई, एट अनदर फर्म। कंपनी इज करेंटली अंडर फाइनेंशियल मसले ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। ड्यूरिंग द ऑडिट योर टीम डिस्कवर दैट कंपनी हैज एग्रेसिवली रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू अर्लियर। उन्होंने IFRS 15 को फॉलो नहीं किया। CFO ने आपको तुमने बंद किया था यार, मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है, तस्वीर इंपॉर्टेंट नहीं है। सच बोला तो आवाज आ गई और लाइट आ गई। अब इसका इंतजार करें, चले। द CFO approaches you privately, comma, acknowledging the issue, but ask if you can overlook this in the audit report. उसने कहा तुम इशू को देख लो, मगर ऑडिट रिपोर्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं। कौन सा प्रोफेशनल, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल हिट हो रहा है? इंटेग्रिटी भी, ऑब्जेक्टिविटी भी, प्रोफेशनल। अब आगे चलते हैं, किधर इस तरह मजा नहीं आता। खर्चा किया आप लोगों पे ये। अच्छा जी, द CFO, सुने आखिरी लाइन। द CFO also hints that directors have lately been contemplating a change of audit, intimidation। तो थ्रेट्स कौन से निकल के सामने आए हैं? एक फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। किस किस प्रिंसिपल को हिट कर रहे हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल। 99% सवालों में यही तीन प्रिंसिपल्स बार बार हिट हो रहे होंगे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या? हाँ, रिमोटली पॉइंट है, सेकेंडरी में डालते हैं, इशू नहीं है। अच्छा बात सुने, हेलो, अभी पिक्चर बाकी है। पॉइंट ये है कि अब मैं आपसे जरा डेमोक्रेसी ले लूं। कल अगर तो आप लोग चाहते हैं कि 705, 706, 570 की डिटेल्ड प्रैक्टिस करें तो भी बता दें, फिर मैं उस तरीके से सवाल लेकर आऊं। अगर आप चाहते हैं कि मोटे मोटे पॉइंट्स के साथ खेलें तो मैं उस तरह के सवाल लेकर आऊं, तो उससे फिर टाइम जो है वो हो जाएगा।
12:30 से कब तक? जब तक है जान। ये ना हो कि मैं हूं आप सारी छुट्टी में हो। और कल की रिकॉर्डिंग में दूंगा नहीं, कल की रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, आज की मिल जाएगी। कल की रिकॉर्डिंग पेपर से 1 रात पहले आएगी। अल्लाह हाफिज।